The next topic is optical isomerism. Optical isomerism is the type of your stereoisomers. और stereoisomers हमने क्या बोला था? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो अभी तो आप बोलोगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आप सेम लिख रहे हो, तो मीन्स स्टीरियोआइसोमर्स भी सेम ही थे. बट इसमें डिफरेंट क्या चीज़ आती है? द डिफरेंट इज दे डिफर इन देयर बिहेवियर टूवर्ड लाइट. लाइट के लिए जो इनका बिहेवियर है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है. और किस तरह की लाइट के लिए? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए इनका बिहेवियर कैसा होता है? डिफरेंट होता है. अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे. सेकेंड थिंग इज डिफरेंट स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप. इनकी जो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट या हम बोलें स्पेस अरेंजमेंट होती है एटम की और ग्रुप की, वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है, जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इस तरह से. क्लियर? अब ये आपके पास सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, बट इसकी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डिफरेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग द स्पेस अरेंजमेंट. जैसे आपके ये कंपाउंड है वो इस तरह से दिया गया है और इसका दूसरा वे कैसा हो सकता है? कुछ इस तरह से बन सकता है. तो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो इनके स्पेस अरेंजमेंट है वो क्या है? डिफरेंट है. मीन्स बॉन्डिंग सेम है बट एटम ऑन स्पेस अरेंजमेंट क्या है? चेंज हो गए हैं. तो आपके इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स. मीन्स जिसमें डिफर इन बिहेवियर टूवर्ड लाइट होता है और डिफरेंट स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होती है एटम की और ग्रुप की. अब लाइट की बात हम कर रहे थे, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि आपका नेचर ऑफ लाइट जो है वो कैसा होता है. तो जो नेचर ऑफ लाइट है आपको पता है लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब कोई भी वेव है वो डिस्टर्बेंस से आगे बढ़ती है. नॉर्मली अगर हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं या जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे सामने वाले मॉलिक्यूल हैं हवा के, उनको हमारी जो साउंड वेव है वो हिट कर रही है. अगेन कोई भी वेव है वो डिस्टर्बेंस से आगे बढ़ती है. नॉर्मली साउंड वेव है जब हम बोलते हैं तो हम सामने वाले मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? हिट करते हैं. जो किसका मॉलिक्यूल है? एयर का मॉलिक्यूल है, उसको हम हिट कर रहे हैं. तो उसकी वजह से वहाँ वो जो एयर का मॉलिक्यूल है उसमें क्या होती है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वो उस हवा के मॉलिक्यूल से अगला वाला जो मॉलिक्यूल है उसको हिट करता है. ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है हीटिंग का, और डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से क्या होती है? आपकी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है. अब जो साउंड है वैक्यूम में वो नहीं चलती है, क्योंकि उसे चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए. और जब हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मीडियम क्या है आपका? हवा. इसलिए जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड वेव जो मेरी चल रही है, वो किसकी हेल्प से चल रही है? जो मेरे मुंह के आगे हवा के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हिट कर रही है, वाइब्रेशन हो रही है, और साउंड वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है. बट जो हमारी लाइट सूरज से धरती तक आती है तो रास्ते में तो वैक्यूम रहता है. और हमने अभी बोला कि वैक्यूम में तो लाइट ट्रेवल करती नहीं है, क्योंकि चलने के लिए मीडियम चाहिए. तो जो हमारी लाइट सूरज से धरती तक आती है वहाँ तो वैक्यूम रहता है. मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए रहता है. इसमें वाइब्रेशन मीडियम क्या होगा? तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, जब हम इसमें बोल रहे हैं कि इसमें वैक्यूम रहता है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम की नीड नहीं होती है, तो इसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं वो कहाँ से होंगी? उसके लिए मीडियम क्या होगा? तो दैट मीडियम इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. वो मीडियम क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन. अब लेट अस सपोज कि मैं कोई भी लाइट है उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और इन सभी डायरेक्शन में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो वाइब्रेट कर रहा है. मीन्स ये आपकी कोई भी लाइट है
कोई भी लाइट है जो आपकी तरफ आ रही है, ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रही है और इसमें इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है या वाइब्रेट हो रहा है या हम बोलें ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, ये आपकी है ऑर्डिनरी लाइट। क्या है ये, ऑर्डिनरी लाइट। क्लियर। तो जो आपका ये डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट को, जो समझ लो कि आपकी तरफ आ रही है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हैं वो आपके वाइब्रेट कर रहे हैं या हम बोल सकते हैं ऑसिलेट कर रहे हैं, और इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी लाइट। अब एक सब्सटेंस है जिसे हम पोलराइजर बोलते हैं, पोलराइजर। अब ये जो पोलराइजर है इसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म, जो कि आपका बना है CaCO3 से। क्लियर। अब ये जो पोलराइजर है इसका काम क्या है, जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, क्लियर, दिस इज योर ऑर्डिनरी लाइट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो था वो प्रोड्यूस हो रहा है या वाइब्रेट हो रहा है या ऑसिलेट हो रहा है। तो देखा गया है कि इस ऑर्डिनरी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो वाइब्रेट करता है इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो वाइब्रेट करता है सभी प्लेन्स में परपेंडिकुलर, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म के पास से पास करवाएं, दिस इज योर निकोल प्रिज्म, अगर इससे पास करवाएं तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट है इसमें बाकी सब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और सिर्फ एक ही प्लेन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो रहेगा। किसी भी एक प्लेन की वाइब्रेशन को छोड़ के बाकी जो हैं वो सब क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, और उसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर। मीन्स पोलराइजर का काम क्या है, पोलराइजर जो है वो कट ऑफ करता है ऑल वाइब्रेशन एक्सेप्ट फॉर एनी वन प्लेन। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका पोलराइजर है, पोलराइजर कट ऑफ all vibration except for any one plane, मीन्स किसी भी एक प्लेन की वाइब्रेशन को छोड़ के बाकी सब प्लेन की वाइब्रेशंस को वो क्या कर देता है, कट ऑफ कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो ऑर्डिनरी लाइट थी, दिस इज योर ऑर्डिनरी लाइट, जो ऑर्डिनरी लाइट थी दैट इज योर अनपोलराइज्ड लाइट, उसको जब हमने निकोल प्रिज्म से पास करवाया तो वो कैसे कन्वर्ट होगी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दैट इज कि किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को या अनपोलराइज्ड लाइट को अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है तो उसे हमें पास करवाना पड़ेगा निकोल प्रिज्म से, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी तक तो हमने देख लिया कि किस तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है आपकी वो फॉर्म होती है थ्रू ऑर्डिनरी लाइट से। अब बात करते हैं कि कोई भी आपका जो सब्सटेंस है उसका ऑप्टिकली एक्टिव, अगर हमें पता करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, तो दैट इज वो सब्सटेंस विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करें, रोटेट करवा दें। अब जो आपका कोई भी सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए या उसको मेज़र करने के लिए एक आपका इंस्ट्रूमेंट है दैट इज पोलोरीमीटर। ठीक है, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है टू चेक
कि whether the substance is optically active, कि whether जो आपका substance है वो optically active है, and also क्या करता है, ये मेजर करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को, कि कितना ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वहाँ पे प्रेजेंट है, उसको भी मेजर करता है पोलोरीमीटर। अब किस तरह से, तो जैसे आपकी हमने बात करी ऑर्डिनरी लाइट। अब ऑर्डिनरी लाइट के लिए कोई ना कोई सोर्स आपका होता है। लेट अस कंसीडर कि मैं यहाँ पे सन ले लेती हूँ। सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। अब ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये इसी तरह से होगी, अभी पीछे भी हमने बात करी, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और ये ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से जब पास होगी तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। और निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद वो कैसे कन्वर्ट होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको हम पास करवाएंगे पोलोरीमीटर ट्यूब से। कुछ इस तरह की आपकी ट्यूब रहेगी, फ्लोरीमीटर ट्यूब रहेगी, और इस फ्लोरीमीटर ट्यूब में आपका एक सॉल्यूशन भरा जाएगा, दैट सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। क्लियर। अब जो सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इसमें भरा जाएगा, जब इस फ्लोरीमीटर ट्यूब से आपकी ये लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होगी, जो भी लाइट यहाँ पे निकलेगी, ठीक है, जो भी लाइट यहाँ पे निकलेगी दैट इज योर रिजल्ट, उससे हम मेजर करेंगे। तो जो भी आपकी पोलोरीमीटर ट्यूब से जो भी आपका लाइट निकलेगा दैट इज द रिजल्ट। उससे हमें पता लगेगा कि कोई भी जो आपका गिवन सब्सटेंस था वो कितना ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव था और उसमें कितनी ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड है ये क्या चीज़ है। लाइक मैं बात करती हूँ कि मैंने बोला कि आप इथाइल एल्कोहल जो है, इथाइल एल्कोहल की ऑप्टिकली एक्टिव जो नेचर है वो फाइंड आउट करके बताओ कि वो कितना ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिव है। तो क्या करोगे, जो आपका पोलोरीमीटर ट्यूब है इसमें जो सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड है, यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन आएगा, इथाइल एल्कोहल का। और फिर जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो इस पोलोरीमीटर ट्यूब से पास करेगी और एक और लाइट आपको जो निकलेगी वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा कि कोई भी जो आपका सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जो आपका यहाँ पे रिजल्ट हम बात कर रहे थे कि जो लाइट आपकी निकलेगी वो आपकी 3 टाइप की निकल सकती है। क्लियर, जो आपका रिजल्ट है वो आपका 3 टाइप का आ सकता है। अब 3 टाइप का रिजल्ट, फर्स्ट वन इज कि जैसी प्लेन पोलराइज लाइट थी वैसी की वैसी ही वो बाहर निकली, दैट इज अनअफेक्टेड प्लेन पोलराइज लाइट, कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। जब इस तरह से ही रिजल्ट अगर आपको मिलेगा तो हम सिंपली बोलेंगे द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि जो भी सब्सटेंस है आपका वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। द सेकेंड वे इज, सेकेंड टाइप का रिजल्ट, कि जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन था वो कुछ इस तरह से था, और जो आपको जब उसको आपने पोलोरीमीटर ट्यूब से पास करवाया तो वो थोड़ी सी टिल्ट हुई, ठीक है, जो थोड़ी सी टिल्ट होगी। टिल्ट कैसे हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो है ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो डॉटेड लाइन है ये सिंपली आपको बस शो कर रही है कि एक्चुअल में प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसी थी और जब फ्लोरीमीटर से वो बाहर निकली तो वो कुछ इस तरह से टिल्ट होगी, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट हुई, या हम बोले राइट डायरेक्शन में टिल्ट हुई। तो जब भी आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट टिल्ट होगी, चाहे वो क्लॉकवाइज में ही टिल्ट हुई
तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका सब्सटेंस है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी लाइट जो है वो टिल्ट हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या हम सिंपल उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द थर्ड इज कि आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो थोड़ी इस तरफ को, मीन्स लेफ्ट साइड को टिल्ट होगी। क्लियर, जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो लेफ्ट साइड को टिल्ट हुई, मीन्स कैसे, एंटी क्लॉक वाइज। अब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी आएगी, ये आपकी थी एक्चुअल पोजीशन प्लेन पोलराइज लाइट की। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो आपकी टिल्ट हुई, तब भी आपका जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट साइड को वो चेंज करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीबो रोटेटरी, और स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवो रोटेटरी, देन वी कैन से द गिवन सब्सटेंस इज योर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, वो कोई भी सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है, वो आपका डिपेंड करता है कि उसमें थीटा मीन्स एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। ये जो एंगल बनता है, दिस इज योर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई, ये सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज कंडीशन पे काम करती है। मीन्स आप हर किसी लाइट के लिए नहीं बोल सकते हो, ये सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज कंडीशन पे काम करेगी। दैट कंडीशंस आर कि जो आपका सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 ग्राम पर मिलीलीटर, कि जो भी आप पोलोरीमीटर में आप सॉल्यूशन डालोगे उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। और जो आपकी ट्यूब है, पोलोरीमीटर ट्यूब है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट इज 10 सेंटीमीटर बोल लो, या बोल दो उसको 1 डेसीमीटर। क्लियर। तो इसी स्टैंडर्डाइज कंडीशन पे आप अगर एंगल थीटा बन रहा है तो आप बता सकते हो कि गिवन सब्सटेंस इज कितना ज़्यादा एक्टिव है और कितना नहीं। ठीक है, तो आप उसमें से कंपेयर कर सकते हो विद दिस फॉर्मूला कि एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ द वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन। Specific rotation. The specific rotation is represented by alpha. Alpha is equal to theta upon L into C. That is कि rotation per unit length per unit concentration. Clear? Rotation जो specific rotation है, that is equal to rotation पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कंसंट्रेशन। तो जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक रोटेशन होगी, मीन्स अल्फा, जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक रोटेशन होगी, सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। क्लियर। सो दिस इज वन मोर कंडीशन। अब अगर अल्फा के हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, तो दैट इज इक्वल टू रेडियल milliliter per dm gram. Clear? This is the unit of alpha.
तो ये तो बात होगी आपकी रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन क्या चीज़ थी। अब बात करते हैं कि मेन जो आपका टॉपिक आता है दैट इज़ हाउ टू नो कि जो गिवन सब्सटेंस है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कंडीशन उसके लिए क्या है कि कंपाउंड में डाइसिमेट्री होनी चाहिए। डाइसिमेट्री इन मैनी ऑफ द बुक्स दैट वर्ड इज गिवन एज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल एंड डाइसिमेट्रिकल जो हैं वो बहुत डिफरेंट चीज़ हैं। द एक्यूरेट वर्ड इज डाइसिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं लिख देती हूँ कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। जो कंपाउंड है कंपाउंड में डाइसिमेट्री होनी चाहिए या हम बोलें कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, द गिवन सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव। द सेकंड इज जो कंपाउंड है, कंपाउंड जिसमें कायरलिटी हो, कंपाउंड जिसमें कायरलिटी हो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ये जो कायरलिटी है, द एक्यूरेट वर्ड फॉर दिस कायरलिटी इज हैंडेडनेस, ठीक है। जैसे आपके हाथ हैं, हाथ में क्या है, कायरलिटी है, मीन्स अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक कैसे है, अब यहाँ पे मैं आपका एक अल्फ़ाबेट लेती हूँ, लेट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आर। क्लियर, ये आर मैंने लिखा है, बीच में मैं मिरर इंसर्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये मिरर लगाया। क्लियर, अब जो आर है उसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, मिरर इमेज इसकी उल्टी इमेज बनेगी, लाइक दिस। क्लियर, अब जब आप इस आर को इसके ऊपर रखो या इसको सुपर इम्पोज करना चाहो तो क्या ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली ढक पाएंगे। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा ये हाथ है, क्लियर, ये आपका हाथ है, जैसे मैं इसको मिरर पे रखूंगी तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज लाइक दिस, ठीक है। तो अब जब मैं इस हाथ को हाथ के ऊपर ला के रखना चाहूँगी, इसकी इमेज के ऊपर रखूँगी तो अंगूठा इधर और उधर दोनों तरफ आएगा। क्लियर, आप चाहे तो अपने हाथों से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये आर का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो आर में क्या है, आर की जो मिरर इमेज है वो इस तरह से बनेगी। मीन्स अगर आप इनको सुपर इम्पोज करना चाहो, मीन्स एक के ऊपर एक को रखना चाहो, अब इस आर के ऊपर इसकी इमेज को अगर मैं रखना चाहूँ तो इमेज कुछ इस तरह से आएगी। क्या हुआ, इसने प्रॉपरली एक दूसरे को नहीं ढका। तो इस तरह की इमेज को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की इमेज को बोला जाता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। इस तरह की इमेज को क्या बोला जाता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जो होंगी आपकी, जब भी आपकी मिरर इमेज इस तरह से बनेगी वो आपके कैसे सब्सटेंस होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अभी तक कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब उसमें डाइसिमेट्री प्रेजेंट होगी, कंपाउंड जो है उसमें कायरलिटी होगी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रहेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि आपका जो सब्सटेंस है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिक एसिड, और IUPAC नेम ऑफ दिस इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्लियर, ये जो आपका सब्सटेंस है ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। यहाँ मैं बीच में इसमें मिरर इंसर्ट करवाती हूँ। अब मिरर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों, क्योंकि जब तक आप इसकी इमेज नहीं बनाओगे आपको नहीं पता लगेगा कि जो इसकी मिरर इमेज बनी वो इम्पॉसिबल है या नॉन सुपर इम्पॉसिबल है।
अब जब आप मिरर इसमें रखोगे तो इसकी मिरर इमेज आपको फॉर्म करनी है। तो मिरर इमेज में सेंट्रल जो एटम है वो तो वही रहेगा। मिरर इमेज क्या हो जाएगी इसकी? उल्टी। तो उल्टी इमेज कैसे होगी? ये कंपाउंड घूम जाएगा। तो घूम के कंपाउंड क्या होगा? ये वाले तो दोनों सब्सटेंस इधर ही रहे, घूमेगा तो पूरा घूमेगा सब्सटेंस, लेकिन ये दोनों चीजें तो इधर ही रही। डिफरेंस कहाँ आया? जो CH3 था वो इधर आ गया और H इधर आ गया। अब जब आप इनको इस सब्सटेंस को उठा के इसके ऊपर ऐसे ही रखोगे तो CH3 इधर आएगा और H इधर आएगा। तो दोनों इमेज क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। क्लियर? तो यहां से क्या पता लगा कि ये जो आपका कंपाउंड है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? अब हमने तो इसको सिंपली सुपर इम्पोज करवा दिया, बट वन मोर थिंग इज देयर कि आप किसी भी कंपाउंड को ऐसे ही उठा के किसी के ऊपर रख के सुपर इम्पोज नहीं करवा सकते हो। इसको सुपर इम्पोज करवाने के लिए भी एक मेथड है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आपको करना होगा तो करना, नहीं तो रहने देना। सिंपली आप इनको ऊपर रख के भी देख सकते हो कि इम्पॉसिबल है या नहीं है। बट द एक्यूरेट वे इज़ कि आपका जो ये कंपाउंड है इसको आप पहले 180 डिग्री रोटेट करोगे। अब जब आप इस कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करवाओगे तो इसमें क्या होगा? 180 डिग्री जब ये पूरा रोटेट होगा तो OH कहाँ जाएगा? ऊपर। COH कहाँ जाएगा? नीचे। यहाँ पे क्या रहा? CH3 और H। ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हुआ? रोटेट हुआ। तो 180 डिग्री की रोटेशन के बाद ये कंपाउंड ये बना। अब जो ये कंपाउंड आपका 180 की रोटेशन के बाद आया, इसको आप इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा? जो आपका जब आप इसको रोटेट करवाओगे तो H इधर जाएगा और CH3 इधर जाएगा। 180 की रोटेशन हो रही है तो 180 की रोटेशन करवा के देख लो। CH3 इधर चला जाएगा, H इधर चला जाएगा, OH ऊपर, COH नीचे। तो जब आप इस कंपाउंड को इसकी मिरर इमेज पे रखोगे तो क्या होगा? H से H कवर अप हो जाएगा, CH3 से CH3 कवर अप हो जाएगा, लेकिन OH COOH को कवर अप नहीं कर पाएगा और COOH OH को कवर अप नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ कि अभी भी इमेजेस कैसी हैं? आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन के बाद भी इमेजेस कैसी हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। दैट इज कि दिस इज योर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब आपका कोई भी जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़र कहाँ करेगी कि एक जो कंपाउंड है वो आपका क्लॉकवाइज घूमेगा और एक जो कंपाउंड है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जो कंपाउंड आपका क्लॉकवाइज घूमेगा उसको हम बोल सकते हैं डी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डी यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स राइट डायरेक्शन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, और दिस इज योर लीवो रोटेटरी आइसोमर। और सेकेंड थिंग इज जो इनकी स्पेसिफिक रोटेशन रहेगी वो तो सेम रहेगी। ठीक है, इसकी भी स्पेसिफिक रोटेशन x है, इसकी भी स्पेसिफिक रोटेशन x है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स जो रोटेशन होगी प्लेन पोलराइज लाइट की दैट इज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पे ही आपका एक वर्ड आता है, ये जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स बने इनको हम क्या बोलते हैं? द पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर टर्म्ड एज enantiomers. enantiomers. So enantiomers क्या हुए? Pair of optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other are termed as enantiomers.
आइसोमर्स। और दूसरी चीज़ इसकी प्रॉपर्टी क्या है इन एंशोमर्स की, कि दे डिफर इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, कि उनकी प्लेन पोलराइज लाइट की जो रोटेशन होती है वो डिफर होती है। अगर एक की क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंड सिमिलर वे से जो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट है वो कैसी होगी, इक्वल होगी बट डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगी। सो इस तरह से आप पता कर सकते हैं द गिवन कंपाउंड जो है आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब जैसे आपके पास कंपाउंड दिया जाता है COEN3 पॉजिटिव। अब बोला जाता है कि पता करो कि ये जो कंपाउंड है आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे, आपका जो ये कंपाउंड है कुछ इस तरह से लगा होगा, ठीक है। इसकी क्या करेंगे आप, पहले आप इस कंपाउंड को फॉर्म करेंगे तो ये फॉर्म होके किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको EN को मैंने जोड़ना बताया है अभी पीछे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, तो आप उसमें देख सकते हो जो 3 पॉजिटिव है इसको आप सिंपली ऐसे ही लगा के रखेंगे। यहाँ बीच में क्या करेंगे, मिरर इंसर्ट करेंगे। अब जब मिरर आपने इंसर्ट किया तो क्या होगा, इसकी इमेज फॉर्म करोगे। तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, उल्टी, जो ये वाला EN है वो कहाँ चला जाएगा, इस तरफ, क्लियर। जो ये वाला EN है वो कहाँ जाएगा, इस तरफ, और ये वाला EN इस तरफ। इन दोनों में से कोई भी एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो आप देख लेंगे। दिस वन इज क्लॉकवाइज और ये कैसा घूम रहा है, ठीक है। वो आप खुद कोई भी एक जो है वो आपका D हो जाएगा और एक L हो जाएगा, D आइसोमर और L आइसोमर। अब जब आप इनको सुपर इम्पोज करवाएंगे तो क्या ये एक दूसरे को प्रॉपरली ढकेंगे, नहीं। तो ये कैसी इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। दैट इज ये कैसा सब्सटेंस है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, लाइक आपका दिया है PtCl2En2 पॉजिटिव। अब देखो जो आपके लिगेंड है वो 2 तरह के हैं, मीन्स इसमें सिस फॉर्म भी बनेगी और इसमें ट्रांस फॉर्म भी बनेगी। तो हम इन दोनों केसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। हम पहले सिस फॉर्म बनाते हैं किसकी, Pt मीन्स प्लेटिनम, क्लोरीन, इथेन 1,2 डाइएमीन। अब इसकी सिस फॉर्म आपको बनानी है, तो सिस फॉर्म के लिए मैंने आपको इजली वे में बताया था कि जो आपका लेस नंबर में लिगेंड है उसको आप हेल्प ले लो। तो आप उन 2 को इधर लगा दो, ठीक है, और रेस्ट जो आपके EN हैं उनको इस तरह से आप अटैच करवा देंगे। और साथ में क्या लगा है, 2 पॉजिटिव। जब आप यहाँ पे मिरर इंसर्ट करेंगे और इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज इसकी कैसी बनेगी, क्या हो जाएगा, ये उल्टा घूम जाएगा, मीन्स अगेन प्लेटिनम तो इधर ही रहेगा, ठीक है, बट क्या होगा, ये थोड़ा सा घूम जाएगा। घूम के ये कैसे बनेगा, जो यहाँ वाला EN है वो इधर आ जाएगा, क्लियर। जो यहाँ वाला EN है वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। जो Cl इधर था वो कहाँ चला गया, घूम के इस तरफ और यहाँ पे। तो क्या ये दोनों इमेजेस जो हैं वो इम्पॉसिबल हैं। अब इस इमेज को उठा के इसके ऊपर रख के देखो तो नहीं, ये क्या है, नॉन इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। तो दैट इज कि ये क्या हुई आपकी, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ सब्सटेंस। अब अगर मैं इसी कंपाउंड के ट्रांस की बात करूं, सेम कंपाउंड बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ट्रांस, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इज ट्रांस। तो ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता था, प्लेटिनम
Cl लगा होगा, एक ही एन इधर होगा और एक ही एन इधर लगेगा और साथ में 2 पॉजिटिव। जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, देखो Pt उल्टी इमेज बनेगी। अब क्या होगा उल्टी इमेज में, इसको कंपाउंड को उल्टा करके देख लो, तब क्या होगा, ये वाला En इस तरफ, ये वाला En इस तरफ आ जाएगा, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब जब आप इसको इसके ऊपर रख के देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंप्लीटली एक दूसरे को कवर अप करेंगे। तो ये कैसी इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस हैं, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं। तो डैट इज ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो देखो सेम कंपाउंड का जो सिस फॉर्म थी वो क्या आई, ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस के। और सेम कंपाउंड का जो ट्रांसफॉर्म थी वो क्या आई, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का पता कर सकते हैं कि वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट बाय द मिरर इमेजेस। एक आप छोटी सी नोट जो है वो ध्यान में रखेंगे कि कभी भी अगर आपको सिस आइसोमर्स आते हैं, ठीक है, और उसमें आपको बताना है कि वेदर दिस इज ऑप्टिकली आइसोमर्स और नॉट, तो जो भी आपके सिस फॉर्म होंगी, ठीक है, एक मैं नोट यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो भी आपकी सिस फॉर्म होगी, सिस फॉर्म इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर, सिस फॉर्म जो होगी दैट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। थैंक यू।